हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्म एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ा है सेंट्रल फोर्सेस केंद्रीय बल, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे और मोस्ट ऑफ वही न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसी टाइप के न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए ऐसा है, कैसा है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, आप तो पहले पॉज करके न्यूमेरिकल कॉपी कर लीजिए। हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, वॉट एवर जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब सुनिए देखो, एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने जब भी कोई प्लेनेट होता है, कोई भी ग्रह होता है जो सूरज के चारों तरफ गति करता है या कहीं पर भी अगर मोशन में है, तो प्लेनेट का जो मोशन होता है उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो जो टी स्क्वायर है वो उसके ए की क्यूब के इक्वल होता है, ए की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ए क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष होता है। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने केपलर्स लॉ में, केपलर के जो नियम थे ग्रह गति के उसमें, ये ठीक है। एक दूसरी चीज़ और ध्यान में रखना, ये ए तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस था, यहाँ पर क्या था? ये सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ अक्ष था। लेकिन ये सेम फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई होता है। अगर मैं एक की जगह एवरेज डिस्टेंस ले लूँ, औसत दूरी ले लूँ, औसत दूरी को आर, एवरेज भी लिख देते हैं, आर लिख दो। अगर ये है, इसके भी प्रोपोर्शनल होता है एवरेज के, ठीक है, औसत दूरी के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना न्यूमेरिकल के लिए। क्लियर है? चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पूछा गया, यदि मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की औसत दूरी से 1.524 गुना अधिक है, इफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट मार्स फ्रॉम द सन इज 1.5234 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, देन द कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ मार्स अराउंड सन। मार्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि ऐसा है कि जैसे सूरज है, सन है, इसके चारों तरफ अर्थ भी चल रहा है और मार्स, मंगल भी चल रहा है। ऐसा मंगल भी घूमता है और अर्थ भी घूम रहा है। औसत दूरी, अगर इसकी एवरेज डिस्टेंस की बात करूं, अर्थ की एवरेज डिस्टेंस है आर ई और इसकी एवरेज डिस्टेंस है आर मास ले लेता हूं मैं। तो इन दोनों में रिलेशन दिया गया है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी से इतना ज़्यादा है। ऐसे बोला गया कि मार्स आर एम, जो मार्स की जो औसत दूरी है, मार्स का जो एवरेज डिस्टेंस है, ये जो अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है आर ई, इससे 1.5234 या जो भी है इतना ज़्यादा है, ये बोला गया है। ये क्वेश्चन के हिसाब से है। ये अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है, ये मार्स का, और अर्थ का एवरेज डिस्टेंस का इतना ज़्यादा, इतना गुना मार्स का, ये दिया गया है। पूछा क्या गया? मंगल ग्रह का आवर्तकाल पूछा गया है, मंगल का टाइम पीरियड पूछा गया है मार्स का। तो मार्स का टाइम पीरियड पूछा गया है, ये है, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एवरेज के, सॉरी इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता, इसकी स्क्वायर इसकी क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा है। अब देखिए टी अर्थ की बात करूं, अर्थ का स्क्वायर, अर्थ का क्यूब। अगर मंगल की, मार्स की बात करूं तो ये आ जाएगा टी मार्स क्यूब, ये 2, ये 3, ऐसा आएगा। अरे ये तो अप्लाई होता ही है ना, अर्थ के लिए भी होगा, मून के लिए भी होगा, दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ऐसा आता है, टी अर्थ का स्क्वायर टी मून का स्क्वायर इक्वल टू आर ई क्यूब अर्थ का, आर मंगल का क्यूब, ऐसा आएगा। मुझे मंगल के लिए टाइम पीरियड चाहिए, तो देखिए टी एवरेज अपॉन टी मास, एवरेज नहीं सॉरी, टी अर्थ, ये आर एम का वैल्यू ये रहा 1.524 आर ई, आर ई अपॉन आर एम का वैल्यू है 1.5
इसको 1.5 लिख लेता हूँ मैं, आर ई का क्यूब, ये है आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.5 का क्यूब बचेगा, तो ये है टी ई अपॉन टी एम का स्क्वायर और 1/5 का क्यूब। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाऊं, इसको हटा दो, ये 3/2 हो जाएगा। मुझे अगर टी एम चाहिए, टी एम, तो इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 की पावर 3/2 इंटू टाइम ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अर्थ का आवर्तकाल कितना होता है? अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज होता है। अरे सन के अगर अराउंड बात करूँ, सूरज के चारों तरफ कितना 365 दिन में चक्कर लगाता है, तो ये 365 आ जाएगा, 1.5 टू पावर 3/2 इंटू 365, जो भी वैल्यू आ जाएगा मून का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो जो मून का जो 1 साल कवर होता है ना, 1 सर्कल कवर होता है, वो ज़्यादा टाइम में कवर होता है। अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है उससे ज़्यादा टाइम में कवर होता है इसका। ठीक है, ये आ गया। तो मेन जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, ये फॉर्मूला अगर ध्यान है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन से करते हैं हम लोग इस तरीके से। क्लियर है? ऐसा है, ये कर लिया, छाप लेना इसको, लॉजिक समझ में आना चाहिए छापने का क्या है इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और रह लेते हैं। इसी टाइप के अगर एक क्वेश्चन की और बात करूं मैं, देखो ये रहा, सूर्य से 2 ग्रहों की दूरियां ये है, दूरियां दी गई है, तो एवरेज डिस्टेंसेस ये है, ये मान के चलिए आप। तो डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज 10⁻13 एंड 10⁻12, ये 2 डिस्टेंसेस गिवन है। जैसे मान लो पहले के लिए गिवन है R1 के लिए 10⁻13 और दूसरे के लिए गिवन है 10⁻12, मीटर्स में, जो भी है मीटर्स में। ग्रहों के आवर्तकालों तथा चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को टाइम पीरियड्स का और वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अपने को पता है कि टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब, डिवाइड करूँ तो T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब, और R1 R2 के वैल्यू से, तो T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो पावर 3/2 हो जाएगा ना, पावर 3/2 हो जाएगा। R1 और R2 का वैल्यू पुट कर दो, 10⁻13 10⁻12, ये पावर 3/2 हो गया। ये कितना बचा? 10 बचा, 10 की पावर 3/2, ये जो भी वैल्यू आ जाएगा T1 और T2 का आ गया, अनुपात रेशियो आ गया। ठीक है, वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए वेगों का, तो देखिए सिंस T इक्वल्स टू होता है 2πr/v, ये होता है, अरे 2πr/v, ये टाइम पीरियड के लिए हम लोग ये बात कर सकते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में, रेडियस अपॉन वेलोसिटी। तो एक सेकेंड, अगर यहाँ से बात करें तो T1 आएगा 2πr1v1 और T2 आएगा 2πr2v2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, T1 अपॉन T2, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा R1/R2 इंटू V2/V1। मुझे तो V1 और V2 का रेशो चाहिए ना, तो V1 इधर ले आऊँ और V2 इधर ले आऊँ, और R1/R2 तो है, ये आ जाएगा T2/T1, ये है। R1 और R2 के वैल्यूज है, ये रहे 10⁻13 10⁻12, और T1 और T2 का दिया हुआ है, ये रहा, उसमें उल्टा लिखना है इसका, तो 1/10⁻3/2। इसमें क्या बचा? 10 बचा,
तो 10 ये रहा और 10 की पावर 3/2, मतलब ऊपर 1 पावर नीचे 1.5 है तो नीचे आधा बच गया, √10। ये आ गया V1/V2। कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। ये सिंपल सा है। आगे बात करते हैं। देखो इस टाइप के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट होते हैं कृत्रिम उपग्रह जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, ये ध्यान रख लेना। T = 2πr r+h का क्यूब और ये g, ऐसा ही होता है। एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, एक सेकेंड। सही है भैया, ये फॉर्मूला है। इस टाइप के 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जैसे 14 में पूछा गया है, 2014 में। ये 2πr r+h³/g ये है ना। अब अगर देखिए हम लोग, ये क्या है सुन लीजिए पहले। सैटेलाइट क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। कोई छोटा हमने सैटेलाइट लगा दिया जो मौसम की जानकारी देगा या कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन देगा कुछ ना कुछ। तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट लगा रखा, कृत्रिम उपग्रह लगा रखा मैंने, तो ये सैटेलाइट है, ये घूम रहा है। अब अर्थ के सरफेस से, अर्थ के जो सतह है उससे जो उसकी दूरी है वो h डिस्टेंस है, h, ठीक है। r क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या, अर्थ का रेडियस है। अर्थ का जो रेडियस होता है r वो होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर 6400, और मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते। 1 किलोमीटर में 10,000 मीटर होते हैं ना, 10⁻³ मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये r होता है। वैसे वैल्यूज गिवन नहीं है, और गिवन नहीं भी हो तो ये वैल्यू ध्यान में रख लेना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया, एक उपग्रह पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। अर्थ से 100 किलोमीटर, इसका मतलब h है वो कितना, 100 किलोमीटर है। पृथ्वी से ऊपर 100 किलोमीटर है, ये पूछा, h दिया हुआ है, r पता है, g भी पता है, शायद t पूछा होगा। तो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का समय ज्ञात कीजिए। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। टाइम पूछा गया है, ये लो, टी पूछा गया, सारी चीज़ें वैल्यू पता आपको, सबके वैल्यू पुट करने हैं, कर लेंगे ना। बस ये लॉजिक ये समझना है कि एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना सैटेलाइट्स के लिए। तो r का वैल्यू, रेडियस मालूम है, त्रिज्या पृथ्वी की, h कितनी हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बाकी का सब कुछ है। तो टाइम पूछा गया, कर लेंगे, कोई सिंपल सा गेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब लॉजिक सीखो आप, फॉर्मूला सीखो, ठीक है। आगे चले, चलो एक ये क्वेश्चन है, एक और देख लो उसी टाइप का जो अभी लास्ट किया। एक कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हाइट कैलकुलेट करना h, जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर किसी बिंदु पर स्थिर दिखाई देता है, एट सम पॉइंट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ सीम्स स्टेशनरी। रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या गिवन है अपने को 6400 किलोमीटर, मतलब कि 6400 × 10⁻³ मीटर, मतलब 64 × 10⁵ मीटर, ऐसा। जी पता, उपग्रह का पथ वृत्ताकार है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है। और ये है पाथ ऑफ ए सैटेलाइट इज सर्कुलर,
एक कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर किसी बिंदु पर स्थिर दिखाई देता है। सैटेलाइट विच सीम्स स्टेशनरी एट सम पॉइंट अबाउ द सरफेस। ये पृथ्वी के ऊपर हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी के ऊपर हम लोग खड़े हैं और ये भी, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। अब देखो पृथ्वी पे कोई बंदा खड़ा है तो उसको ये स्टेशनरी दिख रहा है, उसको वो कैसा दिख रहा है, स्थिर दिख रहा है। वो स्थिर कब दिख सकता है, जब जितना तेज पृथ्वी घूम रही है उतना ही तेज वो घूमे, और जितना तेज अर्थ रोटेट कर रही है उतना ही तेज अगर वो चल रहा है तो क्या होगा, जैसे अर्थ एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इसका मतलब वो भी साथ साथ चल रहा है 24 घंटे में पूरा करे, तभी वो स्टेशनरी दिखेगा, रुका हुआ दिखाई देगा। अगर वो अलग वेलोसिटी से चल रहा है तो वो रुका हुआ नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि अर्थ का और इसका वेलोसिटी कैसा है, सेम ही है। मतलब अर्थ को जितना एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उतना ही इसको लगता है, ठीक है। तो अर्थ एक चक्कर पूरा घूम के आएगा, एक चक्कर सन के अराउंड नहीं, खुद ही अपने एक्सिस पे जितने टाइम में घूमेगा उतने ही अर्थ इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो इसका जो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, तो इसका भी 24 आवर है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर, क्योंकि स्टेशनरी दिख रहा है तो लॉजिकली लगाना पड़ेगा। अर्थ पे खड़े हुए आदमी को वो रुका हुआ दिख रहा है तो वो रुका हुआ तभी दिख सकता है जब साथ साथ चल रहा हो। तो चीजें रुकी हुई तभी दिख सकती है जब साथ साथ चल रही हो, ये रुकी हुई हो। तो अर्थ तो रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब अर्थ के साथ चल रहा है वो। अरे दो ट्रेन अगर दोनों ही साथ चल रही हो, एक ही स्पीड से चल रही है, तो वो रुकी हुई दिखेगी एक को दूसरा, ऐसा है। सेम चीज़ ये है। तो 24 आवर है, तो 24 को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो ये सेकंड में आ जाएगा, इस सेकंड में। अब मेरे पास में इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो है 2π/r और r + h का होल क्यूब अपॉन g। अब देखो इसमें क्या है क्या नहीं है, t पता है, r पता है, g पता है, h पता करना है। इसको सोल्व करके कैलकुलेट कर लेना। लॉजिक समझ में आया ना। लॉजिक तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया, उसके बाद तो वैल्यू पुट करना, मैथमेटिकल की कैलकुलेशन है वो। तो क्या मतलब है, मतलब करनी है आपको, लेकिन वो तो आप कर सकते हैं। लॉजिक यहीं पे फिनिश हो गया। लॉजिक ध्यान में रखो, कंसेप्ट को पकड़ो, अप्रोच सीखो कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करवाऊँ क्या, कुछ मिल जाए तो। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, दो ही दिए हुए हैं इसमें। आपके पास में कोई बुक हो तो और भी कर सकते हो, अगर आप ट्राई करना चाहो तो। किसी को कोई नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, बाकी ट्राई कर सकते हो आप। एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो। ये क्वेश्चंस प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं, ये जो मैंने करवाए हैं ना सारे आए हुए हैं। चलो नहीं है, आगे बात करते हैं। क्या टाइम क्या हो गया, अभी टाइम है अपने पास में। आपको विजिबिलिटी तो ठीक आ रही है ना, कहीं कॉपी नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, ठीक ठाक है। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और कर लो, ये हो गया। ये देख लो, हो ये इंग्लिश में नहीं इंग्लिश का लिखा ही नहीं मैंने। देखो ये क्वेश्चन है स्कैटरिंग पे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग पे। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एक अल्फा पार्टिकल है और वो कॉपर के लिए है, तांबे के लिए Z = 29। मतलब जो
ये कॉपर का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल आ रहा है एक तरीके से। Z कितना है 29 है। और एंगल जो है प्रकीर्णन कोण स्कैटरिंग एंगल है वो 60 डिग्री है। फाई है 60 डिग्री और Z है 29 और एनर्जी है पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसकी एनर्जी है कितना है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में बात करूँ तो 5 मेगा का होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल में हो गया, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है ये, मेगा का मतलब होता है ये, ठीक है। अब हमारे पास पूछा क्या गया, संघात प्राचल या संगत प्राचल बोलते हैं इसको, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, ZE²/4πε0 E cot 5/2, इस टाइप का एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें एनर्जी का वैल्यू रखें तब तो कुछ और फॉर्मूला बन जाता था, लेकिन एनर्जी के टर्म में रख लिया। एनर्जी गिवन है तो एनर्जी रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो Z का वैल्यू है 29, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर कर लो। और ये है 1/4πε0। एक चीज समझना, 1/4πε0 ये जो इलेक्ट्रोस्टेट में स्थिर वैद्युतिकी में क्या आता है ना, वही तो है ये। मैं इसलिए के तो इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि के हम लोग दूसरी चीज को भी मानते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग इसको के नहीं लिख के, मेरे को पता है इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 9 इंटू 10⁻9, ये तो पता ही है। तो इसका वैल्यू लिख सकते हो आप 1/4πε0 का, इसका 9 इंटू 10⁻9 अपॉन ई का वैल्यू ये रहा 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कॉट 5/2, 5 का वैल्यू 60 है तो 5 कॉट 30 हो गया, कॉट 30। ये लो सारे वैल्यूज तो पुट कर दिए मैंने, जो भी आएगा यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो, ये मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना। अगर वेलोसिटी की टर्म्स में अगर कुछ दिया हुआ तो ई को हम लोग अगर वेग के पदों में कुछ दिया हुआ तो ई को हम लोग ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये कर पाओगे? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना और कंसेप्ट को पकड़ना, वो ज़्यादा चीज़ जरूरी है। आगे की कैलकुलेशन है वो तो सारी दुनिया ही कर सकती है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है वो कैलकुलेशन तो कर सकता है। मेन चीज़ है कि ये कंसेप्ट पकड़ में आए और क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आप कर सीख पाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो गया ये न्यूमेरिकल हो गए और ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ठीक है। ओके।